आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी में जैव विकास के सिद्धांत के विषय में डिस्कस करेंगे। क्लास 12 बायोलॉजी में जैव विकास के सिद्धांत, जैव विकास के सिद्धांत, जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जीवों का क्रमिक विकास क्रमशः निम्न वर्ग से उच्च वर्ग की ओर जीवों का विकास ही जैव विकास कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ, निम्न वर्गीय प्राणियों से उच्च वर्ग के प्राणियों का विकास हुआ है, इसे जैव विकास कहा जाता है। तो जैव विकास के सिद्धांत में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए और उन मतों को हम लोग जानेंगे। तो उसमें पहला था लैमार्क का सिद्धांत, लैमार्क का सिद्धांत, लैमार्क का सिद्धांत। दूसरा था डार्विन का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत। और तीसरा जो था ह्यूगो डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज का सिद्धांत। तो जैव विकास के संबंध में ये मुख्य सिद्धांत आपके मुख्य तीन हैं, लैमार्क का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत और ह्यूगो डी ब्रीज का सिद्धांत, जिसको हम लोग लैमार्कवाद के नाम से भी जानते हैं। लैमार्क के सिद्धांत को हम लोग लैमार्कवाद भी कहते हैं, लैमार्कवाद। या डार्विन के सिद्धांत को हम लोग डार्विनवाद भी कहते हैं, डार्विनवाद। और ह्यूगो डी ब्रीज के सिद्धांत को हम लोग ह्यूगो डी ब्रीजवाद भी कहते हैं, ह्यूगो डी ब्रीजवाद। तो वाद माने सिद्धांत होता है, आप चाहे लैमार्क का सिद्धांत कहिए चाहे लैमार्कवाद कहिए, वाद माने सिद्धांत। तो जिस वैज्ञानिक ने दिया था उसी के नाम के आधार पर हम लोग कहते हैं कि लैमार्कवाद या लैमार्क का सिद्धांत कहिए चाहे लैमार्कवाद कहिए। कहने का मतलब ये है कि लैमार्क के सिद्धांत को ही लैमार्कवाद कहते हैं, वाद विंस होता है सिद्धांत। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे लैमार्क का सिद्धांत या लैमार्कवाद। तो पहले लैमार्कवाद या लैमार्क के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। लैमार्क जो वैज्ञानिक थे, लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलॉसफिक जूलॉजिक, फिलॉसफिक जूलॉजिक, लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलॉसफिक जूलॉजिक में अपने सिद्धांतों को दिया। बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, लैमार्क की पुस्तक का क्या नाम है? तो लैमार्क जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी पुस्तक फिलॉसफिक जूलॉजिक में अपने सिद्धांतों को दिया। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है, लैमार्क की किताब का क्या नाम है? तो आप बताएंगे फिलॉसफिक जूलॉजिक। तो लैमार्क ने अपने सिद्धांतों को अपनी पुस्तक फिलॉसफिक जूलॉजिक में दिया। अब फिलॉसफिक जूलॉजिक में जब दिया तो क्या उन्होंने सिद्धांत दिया? लैमार्क के मुख्य 4 सिद्धांत थे। बड़े होने की प्रवृत्ति, बड़े होने की प्रवृत्ति। दूसरा उन्होंने सिद्धांत दिया वातावरण का सीधा प्रभाव, वातावरण का सीधा प्रभाव। और तीसरा जो था उनका सिद्धांत था अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग, अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स। और चौथा जो प्रयोग था उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति।
यानी लैमार्क ने अपने पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में अपने सिद्धांतों को दिया और वे सिद्धांत ये थे: बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग और उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो ये 4 सिद्धांत लैमार्क ने दिए और लैमार्क का पहला जो सिद्धांत था बड़े होने की प्रवृत्ति। तो देख लेते हैं बड़े होने की प्रवृत्ति। बड़े होने की प्रवृत्ति में लैमार्क ने बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जीवधारी है वह यह स्वभाव रखता है कि वह बड़ा होता है, बड़े होने की प्रवृत्ति रखता है और वह एक निश्चित समय तक वह ग्रोथ करता है और वह स्वभाव रखता है बड़े होने की, और वो जीवन पर्यंत वृद्धि और उसका विकास होता रहता है। तो ये हो गया है आपके बड़े होने की प्रवृत्ति। सेकेंड जो लैमार्क ने अपना सिद्धांत दिया था, वातावरण का सीधा प्रभाव। तो लैमार्क का यह तर्क था कि जिस वातावरण में, जिस परिवेश में कोई भी जीवधारी अपना जीवन यापन करता रहता है वह उस परिवेश से सीधे प्रभावित होता है। यानी वातावरण के सीधे प्रभाव का मतलब है कि वह अपने वातावरण से प्रभावित रहता है। जैसे अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम अगर बात करें कि एक आपके रसोई घर की जो छिपकली है, वह रसोई घर की जो छिपकली है अपेक्षाकृत काले होती है, और वह क्योंकि रसोई घर में धुएं के कणों से वहां का परिवेश ऐसा है कि वह छिपकली काले रंग की हो जाती है अपेक्षाकृत अन्य छिपकलियों से। और अन्य छिपकली जो होती है मटमैले कलर की होगी, और वो जो रसोई घर की छिपकली है वो आपकी काले रंग की होगी, क्योंकि वहां का परिवेश वैसा है, वहां का वातावरण ऐसा है। एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम देख लेते हैं, एक पौधा जो है, अगर एक पौधा है वह उस पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है तो वह फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाएगा और अपने भोजन के द्वारा उसका पूर्ण वृद्धि और विकास होगा। लेकिन उसी स्वस्थ पौधे के नीचे अगर कोई दूसरा प्लांट आ जाता है, उस स्वस्थ पौधे के नीचे अगर कोई दूसरा प्लांट हम लोग लगा देते हैं या उगा आता है, तो आप देखेंगे उस स्वस्थ पौधे की तुलना में जो उस पौधे के नीचे जो प्लांट है उसको हम लोग देखेंगे अपेक्षाकृत पतला, पीला और लंबा होता है। तो ये हम देखेंगे अगर वहां का वातावरण ऐसा है कि जिस पौधे पर सनलाइट पूरी पड़ रही है, पूरा उसका वृद्धि और विकास हो रहा है, लेकिन जब ये उस पौधे के नीचे ही कोई प्लांट आ जा रहा है या लगाया गया है, तो उसका वृद्धि और विकास अपेक्षाकृत प्रभावित हो रही है, क्योंकि वहां का परिवेश ऐसा है, वहां का वातावरण ऐसा है, जिसके कारण वह पूर्ण विकास उसका नहीं होता है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं अंगों के प्रयोग तथा अनुप्रयोग। तो इसको आप लोग कहते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग। तो अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग की अगर हम लोग बात करें, तो अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग में अकॉर्डिंग टू लैमार्क के सिद्धांत के अनुसार लैमार्क यह कहता है कि कोई भी जीवधारी जिस अंग का प्रयोग बार बार करता है वह पीढ़ियों दर पीढ़ियों अगली पीढ़ी में वो दिखाई देता है, और जिन अंगों का प्रयोग नहीं करता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एक बार फिर से सुनिए कि जिन अंगों का प्रयोग जीवधारी करता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में दिखाई देता है, और जिन अंगों का वह प्रयोग नहीं करता है धीरे धीरे वे समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें अंगों के उपयोग का उदाहरण में जिराफ का उदाहरण लिया, जिराफ का उदाहरण, और अंगों के अनुप्रयोग में सर्प का उदाहरण लिया, सर्प का उदाहरण। तो इसको हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से उसने अपना तर्क दिया था। अंगों के उपयोग के उदाहरण में लैमार्क ने जिराफ का उदाहरण लिया, और लैमार्क ने ये बताया कि अफ्रीकी जंगलों में
जिराफ हुआ करता था और उसकी एक जिराफ की एक जाति पाई जाती थी। तो वह जिराफ एकदम सामान्य थे। जब घास फूस को खाकर अपना जीवन यापन करते थे, जब पृथ्वी के घास फूस समाप्त हो गए तो वह अपनी भूख को मिटाने के लिए ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाने का प्रयास करने लगा। और ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाने का जब प्रयास करता था तो अपने अगले पैर और गर्दन को बराबर उचकाता था। तो लैमार्क ने यह बताया कि यह सिलसिला कई पीढ़ियों तक चलता रहा और कई पीढ़ियों के बाद इनके अगले पैर और गर्दन लंबे हो गए। यानी लैमार्क का यह तर्क था कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों के बाद अंगों के प्रयोग से सामान्य जिराफ के अगले पैर और गर्दन लंबे हो गए। इसके बाद अंगों के अनुप्रयोग में उन्होंने उदाहरण क्या दिया? अंगों के अनुप्रयोग में उदाहरण दिया कि सर्प का उदाहरण लिया। लैमार्क का यह तर्क था कि जो सरीसृप वर्ग का जो सर्प है, रेप्टाइल्स है, यह जब प्रारंभ में ये जीव थे तो इनमें पैर हुआ करते थे और इन पैर का उपयोग यह सर्प नहीं करता था। बिलों में घुसने और जंगलों में विचरण करने के लिए ये पैर उनको रेंगने में या चलने में समस्या उत्पन्न करते थे। इन अंगों का चूंकि वह उपयोग नहीं करता था, कई पीढ़ियों के बाद ये पैर धीरे धीरे सर्पों के पैर जो हो गए समाप्त हो गए। तो अंगों के अनुप्रयोग में इन्होंने बताया सर्प के उदाहरण में कि सर्प अपने अंगों का यानी पैरों का उपयोग नहीं करता था, इसलिए धीरे धीरे उनके पैर जो समाप्त हो गए। और जिराफ जो है, अंगों के उपयोग के उदाहरण में उन्होंने बताया कि जिराफ जो है बराबर अगले पैर और गर्दन को उचकाता रहा और कई पीढ़ियों के बाद जिराफ के अगले पैर और गर्दन लंबे हो गए। अब इसके बाद चौथा जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का लैमार्क ने अपना सिद्धांत दिया था, तो इसको भी देख लेते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अब उपार्जित लक्षण, एक वर्ड आता है उपार्जित लक्षण। तो पहले हम इस डिस्कस कर लेते हैं कि उपार्जित लक्षण है क्या। ऐसे लक्षण जो उनकी मूल जाति से भिन्न होते हैं, वे वातावरण से एक नए लक्षण के रूप में हमको दिखाई देते हैं। ऐसे लक्षण को उपार्जित लक्षण कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि जिराफ जो था वो सामान्य था, उसके अगले पैर और गर्दन लंबे नहीं थे, लेकिन कई पीढ़ियों के बाद एक जिराफ जो है, इस समय अगर जो जिराफ अपने बच्चे को जन्म देता है तो इस समय की हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि जिराफ जो जन्म लेगा उसके अगले पैर और गर्दन लंबे नहीं होंगे। तो आज के समय में आप देखेंगे कि जिराफ जो जन्म लेगा वो उसके अगले पैर और गर्दन लंबे होंगे। तो ऐसे लक्षण को उपार्जित लक्षण कहते हैं और यह पीढ़ियों दर पीढ़ियों के बाद एक नई जाति के रूप में दिखाई देते हैं। तो ऐसे लक्षण को उपार्जित लक्षण कहते हैं और इनकी वंशागति का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्रमशः ये बराबर चलते रहते हैं। इसको कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति। और कई पीढ़ियों के बाद ये लक्षण जो प्रारंभ में मूल जाति में, उस जीव के मूल जाति में नहीं रहते हैं, लेकिन कई पीढ़ियों के बाद एक नए लक्षण के रूप में दिखाई देते हैं, ऐसे लक्षण को उपार्जित लक्षण कहते हैं। और इनकी क्रमशः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की गतिविधि को हम लोग उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग चर्चा किए लैमार्क के सिद्धांत को और उनकी पुस्तक के विषय में हम लोग जाने, जिसमें लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में अपने सिद्धांतों को दिया और उनके सिद्धांत जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये 4 लैमार्क सिद्धांत दिए थे। बारी बारी से इसको हम लोग डिस्कस किए। अगले टॉपिक की बात अगले क्लास में होगी। ओके, थैंक्स।